वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रेमाइस पे बेस करता है। हालांकि कंज्यूमर फोरम में इंस्टीट्यूट हुआ था ये केस, लेकिन एविडेंस के एक बड़े अच्छे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को अपने थ्रू डिस्कस कर रहा है। डेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अदील फिरोज एंड अदर्स। तो फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से ही हैं। राइट, कंज्यूमर फोरम में डेल इंटरनेशनल के खिलाफ एक कंप्लेन की गई। राइट, अब इस कंप्लेन में क्या होता है कि व्हेनेवर अ कंप्लेंट इज फाइल्ड, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट इनिशिएट की जाती है DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। राइट, सो दिस इज DCDRC। प्राइवेट इंटरनेशनल के खिलाफ DCDRC में कंप्लेंट इंस्टीट्यूट की गई। जब भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट जाती है तो रिस्पोंडेंट को या ऑपोजिट पार्टी को 30 डेज मिलते हैं अपने रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए, जो कि जनरली सभी जगह होता है। हर सिविल प्रोसेस में यू आर गिवन 30 डेज टू फाइल योर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट का कहना था कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो पूरे नहीं आए हैं, आई डिड नॉट रिसीव प्रॉपर कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और इसी चीज़ को बेसिस बना के उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट को आफ्टर 38 डेज फाइल किया। 7 डेज के डिले के लिए उन्होंने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मांगा, और जो रीज़न था वो यही दिया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं आए थे। DCDRC ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। अब जब वो अग्रीव्ड होकर स्टेट में गए तो स्टेट ने DCDRC की बात को माना। देन दे वेंट टू हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए तो आर्टिकल 226 और 227 में प्ली लेकर गए। ये आर्टिकल्स आपको ध्यान होने चाहिए, पता होने चाहिए क्या है। आर्टिकल 226 रिट ज्यूरिसडिक्शन है, जो कि हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, आर्टिकल 227 हाई कोर्ट के एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है। अब जो एपेलेंट था उसका कहना था कि जो लोअर ट्राइब्यूनल्स का जो ऑर्डर है वो गलत है और उसको हाई कोर्ट क्वॉश कर दे। इसकी पावर 226 और 227 दोनों में है। 226 में सर्शरारी की रिट को यूटिलाइज करके लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया जा सकता है अगर इफ दे हैव एक्सीडेड देयर पावर्स और दे हैव नॉट फॉलोड अ प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर किसी भी मिस्टेक की वजह से, जिसकी वजह से लीगल प्रोसीडिंग्स विशिएट होती नज़र आ रही हैं, या फिर देयर आर मेजर टेक्निकल, नॉट टेक्निकल बट मेजर डिफेक्ट्स इन द प्रोसीडिंग्स एंड दे वर इग्नोर्ड, किसी भी वजह से कोई प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हुई, पावर को ट्रांसग्रेस कर दिया गया, तो यहाँ पे हाई कोर्ट अपने डिस्क्रेशन से प्रोसीडिंग्स को या लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स को, एक्चुअली नॉट प्रोसीडिंग्स, जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकता है। दिस इज व्हाट सर्शरारी है। ठीक है, 227 भी इसी तरह की बात करता है। अब मैं उसे डिटेल में नहीं समझा रही, दैट इज ऑन यू। अच्छा, ये इसका बेसिक मुद्दा भी नहीं था। दिस वाज नॉट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इन द केस। राइट, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज कि जब केस पहुंचा है हाई कोर्ट में, तब एपेलेंट ने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और उन स्क्रीनशॉट्स में उसने अपने इस ग्रीवेंस को एड्रेस कर रखा था कि मेरा रिटन स्टेटमेंट लेट हो जाएगा, मेरे पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। और ये किसके बीच में था ये केस में क्लियर नहीं है, बट एविडेंटली दिस वाज नॉट अ कॉन्वर्सेशन दैट वाज बिटवीन द रिस्पोंडेंट और द एपेलेंट। ये उनका कोई कॉन्वर्सेशन था जिसमें वो रेफ़र कर रहे हैं या परेशान होके जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, रिटन स्टेटमेंट को हम कैसे फाइल करें। और इसको उन्होंने एज एविडेंस प्रेजेंट किया कि ये देखिए, ये कॉन्वर्सेशन है हमारा, जो दिखलाता है और जो साबित करता है कि डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली पूरे नहीं थे, और उसी वजह से हम अपने रिटन स्टेटमेंट को टाइम से फाइल नहीं कर पाए। और क्योंकि हम फाइल नहीं कर पाए और कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट जजमेंट दिया है, आप उसे क्वॉश कर दीजिए। अब हाई कोर्ट का काम था, जो जिन आर्टिकल्स में रिट को और अपील को फाइल किया गया, उसमें हाई कोर्ट वाज ओनली एक्टिंग एज अ करेक्टिव कोर्ट।
और ये हाई कोर्ट का कहना भी था कि वी आर नॉट एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ अपील हियर, वी आर ओनली एक्टिंग एज अ करेक्टिव कोर्ट टू सी इफ द लोअर कोर्ट एक्चुअली एक्सीडेड देयर जुरिसडिक्शनल पावर्स, टू सी इफ दे वेंट रॉन्ग व्हाइल कंडक्टिंग और व्हाइल अराइविंग एट द जजमेंट। उन्होंने क्या लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है? क्या उन्होंने अपनी पावर्स को ट्रांसग्रेस किया है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और उसको करने की वजह से वो एक गलत जजमेंट पर आए हैं या उस जजमेंट पे आए हैं? तो अगर प्रोसेस गलत है तो प्रोसेस का आउटकम भी सही नहीं हो सकता, और इसी बेसिस पर सर्शरारी की रिट ऑपरेट करती है। तो क्या वाकई प्रोसेस इतना गलत था कि उसके आउटकम को हम कैंसिल ही कर दें? ये था कोर्ट से डिमांड करती हुई एक रिक्वेस्ट थी, ठीक है। और इस रिक्वेस्ट को बेस कर रहा था एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ एविडेंस है। क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को या व्हाट्सएप मैसेजेस को एविडेंस के फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है? ये है क्वेश्चन जो इस केस का इश्यू भी था। द आंसर टू दिस इज यस, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। WhatsApp messages are held to be a considerable and a significant piece of evidence provided they are based on the rules laid down by our evidence law, which is very important. अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 65 में उन रूल्स को इनकॉर्पोरेट करता है जिसको फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ले डाउन किया जा सकता है, राइट। तो 65A प्रोवाइड्स कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जा सकता है, 65B प्रोवाइड्स कि उसे कैसे दिया जा सकता है। इस सर्टेन रूल्स को आप फॉलो करेंगे, इन कंडीशंस में उसे दिया जा सकता है। और 65B में ये भी लिखा गया है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रेजेंट करना भी चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि आप एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी लेकर आएँ और उस सर्टिफिकेट को आप जमा करेंगे, उसके बाद कोर्ट आपके एविडेंसेस को एडमिट करेगा। और एपेलेंट ने इस तरह के किसी भी सर्टिफिकेट को जमा नहीं किया था। यही सेम रिक्वायरमेंट BSA में भी है। सेक्शन 62 और 63 कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं। कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड एज पर सेक्शन 63, सेम थिंग विच वाज सेड बाय 65A. Electronic record various format are deemed to be documents if the conditions are met. कंडीशंस में रेगुलर यूज होना चाहिए, प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए, एक्यूरेट रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। अ सर्टिफिकेट आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट बी सबमिटेड। एक सर्टिफिकेट जो उसकी ऑथेंटिसिटी, वो जिस डिवाइस से जनरेट किया गया, उसका लीगल प्रॉपर यूज और हर चीज़ जो कि उसको एक एडमिसिबल एविडेंस डिक्लेयर करती है, वो सर्टिफिकेट आप कोर्ट में जमा करेंगे। उसके बिना आपका कोई भी एविडेंस, कितना भी इम्पोर्टेंट, कितना भी सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, एडमिसिबल नहीं। और ये इस केस का जजमेंट था। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, हालांकि छोटा जजमेंट है, छोटा केस है, बट एक बहुत ही प्रॉपर और इम्पॉर्टेंट पीस को हाईलाइट करता है, स्पेशली इन दिस एरिया वेयर electronic evidences are more, are resorted to more. पहले तो हर चीज़ फिजिकल फॉर्मेट में होती थी, लेकिन आज की जनरेशन में हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। वो इतनी डिजिटाइज्ड हो चुकी है कि पार्लियामेंट को लॉज चेंज करने पड़ गए हैं टू केटर टू द करंट सर्कमस्टेंसेस। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एक्चुअल करंट सिनेरियो को केटर करते हुए चेंज किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को और प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके और एडमिट किया जा सके। और बाकी लॉज में प्रोसीडिंग्स एंड सब्सटेंस दोनों में इन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए सब कुछ ऑल्टरेशंस आए हैं, ठीक है। तो सोचने वाली बात है आज की जनरेशन या टाइम में जहाँ पे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस केस की कहानी बदल सकते हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत ही समझ के और कॉशन के साथ किया जाएगा। और इसी कॉशन को इस केस में एक्सरसाइज किया गया और ये एक बहुत ही वैलिड प्रिंसिपल ले डाउन करता है दैट यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर आप लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो कोर्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे भी यही हुआ, वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, कोर्ट ने उसे एडमिट नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, petitioner submitted a screenshot to demonstrate incomplete receipt of complaint and annexures। 226 में कोर्ट ने कहा कि एपेलेट कोर्ट में नहीं एक्ट कर रहे हैं,
only ensuring that the tribunals are acting within their jurisdiction and adhere to natural justice. Court held WhatsApp conversation cannot be read without a certificate as required by Indian evidence. And the same thing is required by the BSA also. These are the landmark cases जिनमें इन सारी चीज़ों को recognize किया गया है. PK बशीर, शफी मोहम्मद, ये सारे केसेस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से रिलेटेड थे. राकेश कुमार सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करुणा आभूषण वर्सेस श्री अचल केडिया व्हाट्सएप के मैसेजेस को रिलेटेड ही केस हैं. अर्जुन पंडित राव खोटकर भी व्हाट्सएप से रिलेटेड ही केस है, जहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजेस को कैसे एडमिट किया जा सकता है और उनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो कितनी होगी, ये सब डिस्कस किया गया था. और नाउ यू हैव अ 2024 केस एज वेल, जिसमें व्हाट्सएप को के टेक्स्ट को विदाउट सर्टिफिकेट एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया जाएगा. ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं. रिविजन पिटिशन इज फाइल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रॉबेबल है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जनरली प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं ही है, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ स्टेट्स में है भी कर सकते हैं. ओके, कमेंट्स में आंसर आप बताइएगा ताकि सबको पता चल जाए. Which section of भारतीय न्याय संहिता provides the legal provisions regarding the defense of intoxication? ये आंसर जरूरी है. मेंस के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. Examine the role of section 65B of the Indian Evidence Act in determining the validity of electronic evidence with reference to recent judgments. Right? It's a very important question. Try writing an answer about it. इस केस को जरूर include कीजिए. Critically evaluate the admissibility of WhatsApp conversations as evidence, particularly in the context of electronic evidence under the Indian Evidence Act of 1872. अब ये not exactly this question, but I have also attempted this question, right? ये question MP में मैंने दिया था. WhatsApp messages को admit किया जा सकता है या नहीं, और किया जा सकता है तो क्या उनकी evidentiary value और admissibility है. Not exactly this, ये तो दृष्टि का अपना question है, but yes, this is an important question. WhatsApp is a very important platform right now. Contracts तक हो जाते हैं. If you are sending a contract and the person is sending a text of approval for that particular contract, will that be a valid contract? The answer is yes. तो Indian Contract Act, Evidence Law, सबके लिए WhatsApp बड़ा important role play कर रहा है. Anyhow, so that's about it. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये केस और इससे रिलेटेड प्रोविजन समझ आए. किस तरह से आप इस केस को यूज़ करेंगे ये भी आप समझ गए हैं. अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के केस के साथ. तब तक सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.